अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सिया तीनों का सामान पैक करके जैसे तैसे ऑटो में बैठकर विक्रांत जी के घर पहुंचती है। ऑटो से उतरकर सामने देखती है, इस घर से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। पास के गार्डन को देखती है और अपने अतीत में खो जाती है। गार्डन में 3 बच्चे खेल रहे होते हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। इतने में मालती जी हाथों में ट्रे जिसमें नाश्ता जूस होता है। चलो बच्चों नाश्ता खा लो। नहीं मम्मी नहीं, और सब इधर उधर भागने लगते हैं। मैडम मैडम, ऑटो वाले की आवाज़ सुनकर सिया वर्तमान में आती है। ऑटो वाला बोला, मैडम आपका सामान। हाँ हाँ, यह आपके पैसे। सामान लेकर वह जैसे तैसे अंदर आ गई मुंह उठाकर। कितनी बेशर्म हो, पता है कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है, फिर भी आ गई। पता नहीं कब इसकी मनहूसियत का साया मेरे घर पर रहेगा। सिया चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगती है। मालती जी बोली, ऐ लड़की, उधर कहाँ जा रही है? तेरा कमरा उधर नहीं है, इधर है। तभी एक आवाज़ आती है, इसे तो मैं इसका कमरा और इसकी औकात दोनों दिखाती हूँ। सामने से सीढ़ियों से एक लड़की उतर कर आती है। लड़की दिखने में बहुत सुंदर है, आकर्षक नैन नक्श, चेहरे पर गुस्सा, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें। सिया को ऐसे घूर घूर कर देख रही थी जैसे उसे खा ही जाएगी। यह कोई और नहीं, काव्या है, मालती जी और वीरेंद्र जी की बेटी। सिया काव्या को देखकर खुश हो जाती है, पर अगले ही पल उसको देखकर उदास हो जाती है और चुप हो जाती है। चलो मेरे साथ, सिया पीछे पीछे जाती है। इधर आओ। वह एक कमरे की तरफ इशारा करती है और बताती है कि आज से यह तुम्हारा कमरा है। सिया चुपचाप कमरे का दरवाज़ा खोलती है। सामने देखती है कमरा बहुत ही छोटा और गंदा होता है, वह पुराने स्टोर रूम जैसा है। वह चुपचाप अंदर चली जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और बैठकर नीचे मुँह करके रोती है। सिया को सब अपनी पुरानी यादें याद आती है कि कैसे वो उस घर में रहती थी, सब खुशहाल रहते थे, हंसी मजाक करके। मालती जी उसे कितना प्यार करती थी, काव्या भी उसे कितना प्यार करती थी, अपनी बहन मानती थी और वह दोनों बहनों की तरह रहते थे। पर अब सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं था। सिया को बहुत रोना आता है और रोते रोते वह सो जाती है, उसे पता ही नहीं लगता और नींद लग जाती है। सिया की सुबह सुबह अचानक से नींद खुलती है तो वह अपने आप को अलग जगह देखकर पहले तो डर जाती है, फिर उसे याद आता है कि वह कहाँ पर है। फिर चुपचाप उठती है, बाथरूम की तरफ जाती है, फ्रेश होकर आती है, कपड़े पहन तैयार होती है और दादाजी का रूम ढूंढने लगती है। उसे पता नहीं होता है दादाजी किस रूम में है, तो एक नौकर से पूछती है, वो बताता है कि दादाजी कहाँ पर है। सिया दादी के रूम में जाती है। दादी बोली, बेटा कहाँ थी रात भर, तेरा इंतज़ार कर रही थी। सॉरी दादी, आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, थक गई होगी। अच्छा बीरू कहाँ है? तुझे पता है कि वह तेरे दादाजी को लेकर आज हॉस्पिटल से घर आ गया है या नहीं? दादी जी मुझे नहीं पता है, चलिए नीचे चलकर देखते हैं। और वह दादी को लेकर नीचे हॉल में आ जाती है। एक नौकर आकर दादी जी और सिया को चाय देता है। दोनों चुपचाप चाय पी रही होती हैं। सिया को डर लग रहा होता है कि मालती जी कुछ दादी जी के सामने कह ना दें, वरना उनको बहुत बुरा लगेगा। वह फटाफट चाय पीकर कप रख देती है। जानकी जी उसे देखती हैं। क्या हुआ बेटा, इतना क्यों परेशान हो रही है तू? कुछ नहीं दादी जी, बस दादाजी के लिए चिंतित हो रही थी। वह कब तक आएंगे, कैसे होंगे, पता नहीं है। जानकी जी बोली, तू फ़ोन करके पूछ ले। फिर उसे बीच में याद आता है कि उसने फ़ोन कहाँ रखा है, उसको खुद ही भूल गया। उसका फ़ोन कहाँ गया, कहीं गुम तो नहीं हो गया? दादी जी पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ रखा गया है या गुम गया है, मुझे याद ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा ले लेना। वह सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देती है। इतने में मालती जी आ जाती हैं। उठ गई महारानी, इतनी देर तक सोती है वहाँ पर भी? ऐसे ही करती है क्या सारा काम? मतलब तुम माँ जी से ही करवाती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो मुझे पानी भी नहीं लेने देती, सब काम खुद करती है। वह तो मुझे दिख ही रहा है, कैसे काम करती होगी। जानकी जी कुछ भी नहीं बोली। जानकी जी सिया से बोली, तैयार हो जा, तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या?
नहीं दादी जी, आज मैं नहीं जाऊंगी। मैं दादाजी का इंतज़ार करूंगी। मैं जब तक उन्हें देखूंगी नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद किशोर जी और विक्रांत जी आते हैं। उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है सिया। दौड़कर पास आती है, पर विक्रांत जी की आंखों को देखकर वह वहीं रुक जाती है। दादाजी, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है बेटा, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ दादाजी। चलो हटो सामने से, यहीं खड़े खड़े सब पूछ लोगी। गेट पर पापा कितनी देर खड़े रह सकते हैं? हमें अंदर आने दो। वह किशोर जी को लेकर अंदर आते हैं और सोफे पर बैठा देते हैं। पिताजी, मैंने आपके लिए नीचे का कमरा तैयार करवा दिया है ताकि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आप रूम में चलिए, रेस्ट कर लीजिए। मैं आपके लिए नाश्ता भिजवा दूंगा। आपको इतनी देर बैठना ठीक नहीं है। वह किशोर जी को लेकर रूम में जाता है। पीछे पीछे सिया और जानकी जी, मालती जी भी पीछे पीछे उनके रूम में आ जाती हैं। वीरेंद्र जी किशोर जी को बेड पर लेटा देते हैं और बोलते हैं कि पापा, अब आपको यहीं रहना है। आपको पता है ना अपनी क्या बात हुई थी, तो आप यह घर छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। किशोर जी बोले, हाँ मुझे याद है, पर तुझे भी याद है ना कि तूने क्या कहा था। अब तू मेरी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखेगा। वीरेंद्र जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, हाँ में सिर हिला देते हैं। मालती जी गुस्से में रहती हैं, पर वह भी कुछ नहीं बोलती हैं। वीरेंद्र जी वहाँ से चले जाते हैं। पीछे पीछे मालती भी चली जाती है। सिया दादाजी के पास आकर बैठ जाती है। रोते रोते बोलती है, मैं बहुत डर गई थी दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा। आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप और दादी जी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अब आपका ध्यान रखूंगी। किशोर जी बोले, हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा ही रहूँगा और तू चिंता मत कर। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं तेरा इंतज़ाम करके जाऊँगा ताकि मेरे जाने के बाद तू आराम से रह सके। आपको क्या लगता है कि यहाँ यह आराम से रह सकती है? जानकी जी बोली, हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। अब आखिरी दिनों में अपने परिवार के साथ में रहना चाहता हूँ। सिया बोली, प्लीज़ प्लीज़ दादाजी, आप ऐसे मत बात कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा, अभी आपको बहुत जीना है। किशोर जी बोले, हाँ बेटा, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है। अब छोड़ो दोनों दादा पोती, बाद में करना बातें। चलो नाश्ता कर लो। इतने में एक नौकर नाश्ता लेकर आता है। सिया दादाजी को नाश्ता कराकर दवाई देती है। तभी एक नर्स आ जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सीना है और मैं आज से आपकी देखभाल करूंगी। वह सिया और जानकी जी को कहती है कि आप दोनों बाहर जाइए, अभी रेस्ट करना चाहिए, और दादी जी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। सिया और दादी जी दोनों बाहर हॉल में आ जाती हैं। जानकी जी बोली, चलो बेटा नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है। दोनों नाश्ता करने बैठ जाती हैं। डाइनिंग टेबल पर सिया को देखकर मालती जी को बहुत गुस्सा आता है, पर वह जानकी जी वहाँ होती हैं तो वह उन्हें कुछ कह नहीं पाती है। दोनों दादी पोती नाश्ता करके जाने लगती हैं। सिया दादी जी को उनके रूम में लेटाकर अपने रूम की तरफ जाती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ए लड़की इधर आ। पलट कर देखती है, मालती जी उसे बुला रही होती हैं। वह उनके पीछे पीछे जाती है। मालती जी अपने रूम में जाकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। चुपचाप खड़ी रहती है। बहुत घूम रही है, तूने इसे अपना घर समझ लिया है क्या? सिया कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बस खड़ी सुनती रहती है। मालती जी बोली, मेरी बात कान खोलकर सुन, तू यहाँ पर रह सकती है, पर एक नौकरानी की हैसियत से। इसके आगे उड़ने की सोचना भी मत। सिया चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती है। मेरा बात कान खोलकर सुन ले। आज तूने डाइनिंग टेबल पर खाना खाया है, आज के बाद तो उस टेबल पर कभी दिखाई मत देना। जैसे नौकर खाते हैं वही खाना खाएगी तू। यह बात किसी को पता चली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सिया सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। वह जैसे ही आगे बढ़ती है, कोई उसे पैर आगे करके गिरा देता है। सिया गिर जाती है। एक लड़की खड़ी होती है, मुस्कुरा रही होती है। क्या हुआ, गिर गई? चोट लग गई? ज़्यादा लग गई क्या? नहीं लगी? अरे यार, थोड़ी लग जाती तो पता चलता कि चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। जो चोट तुमने दी है ना, यह तो उस चोट के आगे कुछ भी नहीं है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। वह चुपचाप आंखों में आंसू लिए बस उसे देख रही होती है। जिस तरीके से तूने मुझसे मेरे भाई को छीना है और हमें इतना दर्द पहुंचाया है, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। यह तो सिर्फ ट्रेलर है, तुझे पूरी पिक्चर नहीं दिखाई तो मेरा नाम भी काव्या नहीं।
और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। सिया बस उसे जाते हुए देखती रहती है, मन में सोचती है इतना प्यार था हम दोनों में, आज तुम मुझसे नफरत करती हो। पर जो भी हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर कोई भी इस बात को समझता क्यों नहीं, और वह रोते रोते अपने कमरे में भाग जाती है। थोड़ी देर तक बैठे रहती है, फिर हाथ मुंह धोती है, देखती है कमरा बहुत गंदा था तो वह झाड़ू उठाकर कमरे की साफ सफाई करने लगती है। कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वह घड़ी में देखती है, अरे 3 बज गए हैं। अब वह जल्दी से दादाजी के रूम में जाती है। दादाजी खाना खाकर सोए थे। नर्स बोलती है अभी आप यहाँ से जाइए, यह सो रहे हैं, और चुपचाप वो वहाँ से चली आती है। दादी जी के रूम में आती है। दादी जी रूम में लेटे हुए थी। सिया की आहट से नींद खुल जाती है। जानकी जी बोली, कहाँ थी तू? कहीं नहीं दादी जी, मैं तो बस ऐसे ही घर में घूम रही थी, घर देख रही थी, पुरानी बातें याद आ गई थी। यहाँ पर मेरी बहुत सारी यादें हैं। और उसकी आंखों में आंसू लुढ़क कर उसके चेहरे पर आ जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटा। सिया चुपचाप हाँ में सिर हिलाती है। वीरेंद्र जी मालती जी को बोलते हैं, पिताजी को नौकरों के हाथ का खाना नहीं पसंद है तो तुम उनके लिए खाना बनाओगी। मालती जी को गुस्सा आता है पर वह कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि वीरेंद्र जी हर चीज़ में उनका साथ दे सकते हैं, पर माता पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। वह बस हाँ में सिर हिलाती हैं। वह सोचने लगती हैं कि खाना बनाने से कैसे बचा जाए। ऐसा नहीं था कि उन्हें खाना नहीं बनाना आता था, खाना बनाना आता था, पर वह खुद भी नहीं जानती थी कि कब उन्होंने चाय भी बनाई हो। तभी उनके दिमाग में आइडिया आता है। वो एक नौकर से कुछ कहती हैं, आपने मुझको बुलाया? हाँ, अंदर आओ। फिर सिया चुपचाप कमरे के अंदर आंखें नीचे करने के खड़ी हो जाती है। मालती जी बोली, तुम्हें खाना बनाना आता है तो आज से सुबह शाम का खाना तुम ही बनाओगी। सिया चुपचाप देखते रहती है। मालती जी बोलती हैं, पिताजी को नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है, तुम जानती हो, इसलिए आज के बाद खाना तुम बनाओगी। सिया बोली, जी ठीक है, लेकिन दिन में मुझे कॉलेज जाना होता है। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। मालती जी बोली। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरा कॉलेज मत बंद करिए, आप मेरी पढ़ाई मत बंद करिए। तो तू क्या चाहती है कि मैं खाना बनाऊं? तुझे ज़रा भी परवाह नहीं है। यूं तो दादाजी दादी जी की माला जपती रहती है, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती है। इतनी एहसान फरामोश है, उन्होंने तेरे लिए न जाने क्या क्या किया है, तू इतना भी नहीं कर सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं अपना काम भी कर लूँगी, पर कॉलेज मत बंद करिए। सिया उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर वो उनकी एक भी नहीं सुनती। ठीक है, घर पर बैठकर पढ़ाई कर लेना, जब तुम्हारी परीक्षा होगी तब जाकर कॉलेज परीक्षा दे देना। मैं तुम्हारा घर से ही फॉर्म भर दूंगी और तुम्हारे प्रिंसिपल से भी बात कर लूँगी। सिया बोलती है कि ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। करती भी क्या, वह जानती थी कि मालती जी उसकी एक भी नहीं सुनेंगी। अपने कमरे में वह बहुत देर तक रोती है। एकाएक उसे राजवीर की याद आती है। वो राजवीर के बारे में सोचने लगती है। मन में कहती है, यूं तो वह प्यार का दिखावा करता है, ऐसे बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, और उसे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं। उसने जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कहाँ हूँ। सब ऐसे ही होते हैं दुनिया में, और रोना आ जाता है उसे। थोड़ी देर बाद शाम के खाने का समय होता है। सीधा उठकर वह फ्रेश होती है, किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। मालती जी बोली, घर के सभी लोगों का खाना भी तुम ही बनाना। सिया कुछ नहीं बोलती है, हाँ में सिर हिला देती है, और सिया खाना बनाने लग जाती है। मालती जी सभी लोगों को अलग अलग काम दे दी ताकि कोई भी सिया की मदद न करे। सिया अपना काम करती है। मालती जी उसे देखकर मुस्कुराती हैं और मन में कहती हैं, यह शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या करूँगी मैं तुम्हारे साथ, और मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती हैं। सिया फटाफट सबका खाना बनाती है। सभी खाना खाने आते हैं। दादाजी का खाना सिया पहले ही रूम में सीना को देकर आ जाती है। सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। सिया सब खाना किचन से लाती है। आजा लाडो, तू भी बैठ जा। नहीं दादी जी, भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। दादी जी बहुत जोर देती हैं पर सिया मना कर देती है।
जानकी जी नहीं जानती हैं कि मालती जी ने मना किया है उसे वहाँ उनके बीच में खाना खाने से। सिया सबको खाना खिलाती है। जानकी जी सिया को देखकर, सिया बुझी बुझी है, क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या? नहीं दादी जी, कुछ नहीं है। बस करिए माँ, उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए। और आपकी एक सगी पोती भी है, आपने उसकी तरफ देखा? वो कब से आपको देख रही है कि कब आप उससे बात करें, पर आपको तो दूसरे से फुर्सत ही कहाँ है, बीरेंद्र जी बोले। बीरेंद्र जी उठकर गुस्से में चले जाते हैं। काव्या भी चली जाती है। जानकी जी भी अपने कमरे में चली जाती हैं। सिया सभी की प्लेट उठाकर किचन में लाती है। मालती जी सिया से बर्तन साफ करने के लिए कहती हैं। मालती जी फ्रिज में से सुबह का खाना निकाल कर सिया को देती हैं और बोलती हैं, तुम यह खाओगी। सिया चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है। मालती जी वहाँ से चली जाती हैं। सिया को याद आता है जब वह पहले यहाँ रहती थी, तब मालती जी उसे कितना प्यार करती थी, अपनी बेटी मानती थी, उसे एक राजकुमारी की तरह रखती थी। और अब ऐसा बर्ताव करते हैं, उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। सिया की आंख से बेतहाशा आंसू आने लग जाते हैं। वो उन्हें पोंछ कर फिर से अपने काम में लग जाती है। फिर सिया चुपचाप बासी खाना खाती है और एक बार दादी से मिलने के लिए जाती है। दादी जी के पैरों की मालिश करती है। दादी जी उससे पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, तो वो बोलती है, कुछ नहीं दादी जी। दादी जी के बहुत जोर देकर पूछने पर भी वह जानकी जी को कुछ नहीं बताती है। कुछ नहीं दादी जी, बस ऐसे ही पुरानी यादें आ रही हैं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। जानकी जी भी समझती हैं कि यह सब उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दादी, वो बोलकर सिर हिलाती है। दादी जी को भी नींद आ जाती है तो उसके दादाजी के रूम में जाती है। दादाजी भी सो रहे होते हैं। वापस अपने कमरे में चली आती है। वह अपने सामान में फिर उसी तस्वीर को निकाल कर रोती है, उसी से बातें करती है कि क्यों क्यों तुम चले गए, मैंने क्या किया, क्या मैं तुम्हारी कातिल हूँ? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है ना, पर कोई भी यह बात क्यों नहीं समझता है? सब मुझे तुम्हारा कातिल समझते हैं। मैंने भी तुम्हें खोया है, जितना दुख उनको है उतना दुख मुझे भी है। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया है, पर कोई मेरा दर्द तो नहीं समझता। ऐसे ही रोते रोते वो सो जाती है। सुबह जल्दी उठती है, जल्दी से फ्रेश होकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती है। दादी जी आती हैं। सिया बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? जाना है ना, बस जा ही रही हूँ, सिया बोली। मालती जी गुस्से से देखती हैं। दादी जी उनके कमरे में चली जाती हैं। जानकी जी ज़्यादातर रूम में ही रहती थी, कभी अपने रूम में या किशोर जी के पास ही रहती थी। उन्हें बाहर अच्छा नहीं लगता था। वह मालती जी को ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं और काव्या तो घर में रहती ही कहाँ है। वह तो बस पार्टियों में अपने दोस्तों के साथ ही रहती है और घर पर भी रहती है तो अपने रूम से बाहर बहुत ही कम निकलती है। दादी जी के जाने के बाद मालती जी बोली, अच्छा तो मैडम आप कॉलेज जा रही हो, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह सिर्फ मैंने दादी जी के लिए ऐसा बोला था, वरना वो मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछती और मैं उनको क्या जवाब देती, इसलिए मैंने उन्हें बोला है। आप भी प्लीज़ उन्हें मत बताइएगा कि मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। मैं दिन भर उनके सामने ही नहीं आऊँगी और शाम को बोल दूँगी कि हाँ मैं कॉलेज गई थी। वाह, इतना झूठ! वैसे इतना झूठ बोलना आता ही होगा। तुम जैसी जालसाज लड़की और कर भी क्या सकती है? लोगों को धोखा देना, उनको मारना, उनको दुख पहुंचाने के अलावा आता ही क्या है? सिया चुपचाप अपने कमरे में वहां से चली जाती है। उधर कॉलेज में दूसरे दिन भी सिया नहीं आती है। राजवीर और परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। उसे पूजा दिखती है। पूजा के पास आता है। पूजा, आज भी सिया नहीं आई है, क्या हुआ है? वह क्यों नहीं कॉलेज आ रही है? पूजा राजवीर को देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि राजवीर सच में सिया को पसंद करता है या फिर ऐसे ही टाइम पास करता है। देखकर तो बहुत पैसे वाला लड़का लगता है। इसके आगे पीछे लड़कियां मर्राती होंगी, फिर यह सिया को पसंद करेगा। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। पूजा पूजा, प्लीज़ मुझे बताओ ना कि सिया कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता सिया कहाँ पर है। मैंने उसे फ़ोन लगाया था, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। मुझे लगा शायद वह कॉलेज आएगी, कॉलेज भी नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ है। राजवीर निराश हो जाता है। आज भी उसे सिया की कोई खबर नहीं मिलती है। पूजा को भी कुछ नहीं पता होता है, अब किससे सिया के बारे में पूछे।
चुपचाप क्लास छोड़कर लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर वहीं किताबों के पन्ने पलटता है। तभी एक लड़की आती है। हाय राजवीर। राजवीर लड़की को देखता है। बड़ी बड़ी आंखें, आंखों पर चश्मा, सीधी सादी मासूम सी लड़की। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। मेरा नाम संजना है। हाँ मैं जानता हूँ, तुम मेरी क्लास में ही तो हो। ओह, मुझे लगा कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें देखा है पर कभी बात नहीं हुई हमारी। जी हाँ राइट। राजवीर, मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? संजना भी मन में जानती थी कि राजवीर क्यों उदास है, क्योंकि उसने देखा था कि राजवीर जैसे सिया को देखता है, कोई भी समझ सकता है कि राजवीर सिया को पसंद करता है। और 2 दिन से सिया कॉलेज नहीं आई है तो वह उसी लिए ही उदास होगा, पर फिर भी राजवीर से पूछना चाहती थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। मुझे लगा शायद हम दोस्त बन सकते हैं, पर तुम्हें नहीं बनना तो कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है संजना, बस थोड़ा सा परेशान हूँ और कोई बात नहीं है। तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो राजवीर। ठीक है संजना, पर तुम प्लीज़ यह बात किसी से भी मत कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी बदनामी हो। तुम सिया की बात कर रहे हो ना, तो सीधा बोलो ना। राजवीर भरानी से तुम्हें कैसे पता चला? मुझे क्या, शायद पूरी क्लास को ही पता हो। किसने बताया? मैंने तो कभी नहीं बताया। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों से ही पता चल जाता है। राजवीर झेप जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या बोले, तो वो सॉरी बोलता है। तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? हाँ वह भी है। और दोनों हंसने लगते हैं। पता नहीं यार, सिया कहाँ पर है? 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। होगा उसे कुछ काम, इसलिए नहीं आ पाई होगी। तुम चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगी। संजना को बहुत बुरा लगता है कि राजवीर सिर्फ सिया के बारे में ही बात करता है। राजवीर, क्या तुम और सिया एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? जानता क्या मतलब, क्या ही बोलूं। कॉलेज आने से पहले मैंने सिया को देखा था। मैं सिया को जानता हूँ, सिया मुझे नहीं जानती है। वह कैसे? उसे बताता है कि आज से 2 महीने पहले उसने सिया को मार्केट में देखा था। पहली बार सिया को देखकर उसे सिया से प्यार हो गया था। वाइट कलर के सलवार सूट में ऐसी लग रही थी जैसे मानो कोई स्वर्ग से परी उतर कर आई हो। इतनी प्यारी, इतनी मासूम। मैंने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। मैंने महसूस किया था अपने दिल को धड़कते हुए। पहली बार यह फीलिंग आई थी जो मुझे आज तक कभी किसी लड़की के लिए नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया। राजवीर सिया के बारे में बताता जा रहा था। यह सब सुनकर संजना का मूड खराब हो रहा था, पर वह कुछ नहीं बोलती है। वह बस राजवीर के करीब रहना चाहती है, उससे दोस्ती करना चाहती है। राजवीर बताता है, पहली बार मुझे उसकी सूरत से प्यार हो गया। जैसे जैसे देखता गया मुझे रोज उसके नए नए रूप दिखते थे। बहुत ही अलग है यार। उसके चेहरे से प्यार है, मुझे उसकी मासूमियत से प्यार है, मुझे उसके बचपने से प्यार है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम समझ भी नहीं सकती हो कि मुझे उससे कितना प्यार है। संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। अपने आंसू को राजवीर के देखने से पहले ही वो छुपा लेती है। अरे बस बस, मुझे पता है कि तुम्हें सिया से प्यार है, तो क्या तुम सिया के ऊपर पूरी किताब लिख दोगे क्या? सिया के ऊपर मैं पूरी किताब तो क्या, इस दुनिया में जितने पेज हैं सब लिख दूं तो भी कम है। सिया के बारे में बात करते समय राजवीर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जो चेहरा सुबह से उदास था, उसकी बातों से ही खिल गया था। उसके बारे में बात करने से राजवीर का मन खुश हो गया था। वह संजना से कहता है, थैंक यू सो मच, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं? संजना ने कहा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त ही चाहिए थी। संजना खुश हो जाती है, कम से कम दोस्ती तो हुई। राजवीर, चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई है, मुझे भी घर जाना है। संजना बोली। ठीक है, बाय। बाय संजना। जो मेरे दोस्त होते हैं और जो मेरे करीबी होते हैं वो मुझे संजना नहीं संजू बोलते हैं। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, ओके बाय संजू, और राजवीर निकल जाता है। संजना वहीं बैठे बैठे मुस्कुराती है कि कम से कम उसकी राजवीर से दोस्ती तो हो गई। दूसरे पल उसका मन वापस उदास हो जाता है कि राजवीर सिया से इतना प्यार करता है, वह कभी मुझसे प्यार करेगा?
अगर सिया हमारे बीच में नहीं आती तो शायद वो मेरा होता। क्या कभी सिया कॉलेज ही नहीं आए तो कितना अच्छा होता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह अपने आप से ही बात करती है, कभी खुश होती है, कभी उदास होती है। उसके चेहरे पर दोनों भाव आते जाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वह भी कॉलेज से अपने घर के लिए निकल जाती है, अपने रोज के कामों में बिजी हो जाती है। इधर सिया भी सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम का खाना, ऐसे ही उसके दिन निकल रहे थे। अब सिया को कॉलेज में गए 8 दिन हो गए थे। इधर अब पूजा को भी सिया की टेंशन होने लगी थी। सिया कहाँ है, उसे क्या हुआ है। वो उसके घर भी गई थी पर घर बंद था। राजवीर ने पूजा से पूछा, पूजा सिया कहाँ है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? मुझे नहीं पता है, मैं उसके घर भी गई थी पर घर बंद है। अब राजवीर को समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। वो बहुत परेशान होता है। संजना भी राजवीर के करीब आ रही थी। राजवीर और संजना की दोस्ती और गहरी होती जाती है। राजवीर जब भी उदास होता है संजना ही उसे संभालती है। राजवीर को भी संजना का साथ अच्छा लगता है पर वह सिर्फ उसके लिए दोस्त है। उसका प्यार, उसका सब कुछ सिया ही होती है। राजवीर की माँ को भी समझ में नहीं आता है राजवीर इतना क्यों बदला बदला सा है। उनको भी राजवीर की बहुत चिंता होती है। सभी अपने अपने दुखों से गुजर रहे होते हैं। सिया को दुख होता है कि वो कॉलेज में नहीं जा पा रही है, उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पूजा भी सिया की चिंता कर रही थी। राजवीर को भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सिया का पता न चलने से वो भी बहुत दुखी होता है। संजना दुखी थी क्योंकि वो राजवीर के पास थी पर राजवीर के दिल दिमाग में केवल सिया ही थी। रानी जी से भी अपने बेटे की उदासी देखी नहीं जा रही थी। 2-3 दिन से पूजा भी कॉलेज नहीं आ रही थी। राजवीर को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अगर पूजा भी कॉलेज नहीं आएगी तो सिया के बारे में किससे पूछेगा। वह पूजा को फ़ोन लगाता है, पूजा फ़ोन नहीं उठाती है। फिर से फ़ोन लगाता है तो उसे पता चलता है कि पूजा के पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और पूजा अब कॉलेज नहीं आएगी क्योंकि वह लोग यह शहर छोड़कर जा रहे हैं। राजवीर बहुत परेशान हो जाता है, क्या करे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, दिन महीनों में बदल गए थे। अब तो राजवीर को सिया से मिले 2 महीने हो गए थे। राजवीर सिया के बिना बेचैन था। संजना का साथ उसे अच्छा लगता था पर वो सिया को भुला नहीं पाता था। संजना हर कोशिश करती पर राजवीर का प्यार सिया के लिए बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रात को राजवीर बहुत ज़्यादा रोता है। वैसे तो जब से सिया गई रोज उसकी रातें ऐसी ही गुजरती हैं पर आज उसे ध्यान नहीं रहता कि दरवाज़ा खुला है। उसकी माँ उसके रूम में आती है। अपने बेटे को देखकर, राजवीर क्या हुआ बेटा, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। राजवीर अपनी माँ के प्यार भरे स्पर्श से और ज़्यादा भावुक हो जाता है। राजवीर अपनी माँ को सारी बात बताता है, कैसे सिया से मिला, उससे प्यार करता है और सिया का कोई पता नहीं है। वह उसे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। रानी जी को भी बहुत दुख होता है कि कोई लड़की उसके बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। रानी जी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं पर समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। राजवीर को दिलासा देती हैं, तुम पूजा से बात करो, शायद कुछ पता चल जाए। वो अपने बेटे को समझाकर चली जाती हैं। फिर एक बार राजवीर पूजा को फ़ोन करता है। हेलो पूजा, मैं राजवीर हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो कि सिया कहाँ है। मैं एक बार सिया से बात करना चाहता हूँ। प्लीज़, जब तक मैं सिया से बात नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं आएगा, मेरी जान निकल जाएगी। मैं नहीं जी पा रहा हूँ। प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सिया के बारे में बता दो। पूजा को राजवीर के लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे नहीं पता राजवीर, मुझे सच में नहीं पता कि सिया कहाँ है। तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं खुद परेशान हूँ उसके लिए कि वह कहाँ गायब हो गई है, उसके दादा दादी कहाँ चले गए हैं। तभी पूजा को याद आता है, मैं तुम्हें उसके मम्मी पापा का नंबर और पता देती हूँ, शायद वो वहाँ हो। वैसे वो वहाँ तो नहीं होगी क्योंकि वो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, फिर भी शायद सिया के बारे में कुछ पता चले। हाँ प्लीज़ पूजा, मुझे नंबर दे दो। पूजा उसका नंबर देती है। राजवीर को नंबर तो मिल जाता है पर वह सोचता है कि अभी कॉल करना ठीक रहेगा कि नहीं, कल सुबह कॉल करूँगा, और वह सो जाता है। आज उसे थोड़ी शांति मिलती है कि शायद कल सिया के बारे में कुछ पता चल जाए। अगले दिन सुबह उठता है, फटाफट तैयार होकर कॉलेज जाता है और वह संजना से मिलता है। संजना को सारी बात बताता है। संजना को अब डर लगता है कि ऐसा ना हो कि सिया वापस आ जाए और सिया और राजवीर एक हो जाएं, और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे।
राजवीर संजना को नंबर देता है कि संजना तुम प्लीज़ कॉल करो, क्योंकि पूजा बता रही थी कि वो थोड़े टेढ़े किस्म के लोग हैं। अगर किसी लड़के का सिया के लिए फ़ोन जाएगा तो वह गलत ना समझे, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुमसे कॉल करवाऊँ। संजना को नंबर देता है। वह राजवीर से थोड़ा सा दूर जाकर बात करती है। संजना उस नंबर पर कॉल करती है। उधर से कोई फ़ोन उठाता है। संजना बोली, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से आवाज़ आती है, मैं मालती राजावत बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्ते आंटी, मैं सिया की दोस्त बोल रही हूँ। सिया कहाँ पर है? क्या सिया से बात हो सकती है? मालती जी तो वैसे भी सिया के नाम से चिढ़ जाती हैं, तो वह संजना को चिल्ला देती हैं कि नहीं है कोई सिया विया, और वह कभी कॉलेज भी नहीं आएगी। संजना मन में तो खुश हो जाती है, वह तो चाहती यही थी, और मालती जी फ़ोन रख देती हैं। राजवीर की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। राजवीर बोला, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ पर है वो, कैसी है? संजना बोली, शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता कि मैंने किससे बात करी है। कोई मालती राजावत थी, उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा कि सिया वहाँ नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैंने किससे बात करी है। कोई मालती राजावत थी, उन्होंने बहुत ही गुस्से से कहा कि सिया वहाँ नहीं है और सिया कभी कॉलेज भी नहीं आएगी। सिया दूसरे शहर चली गई है। यह सुनकर राजवीर धक से रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह सिया को कहाँ पर ढूंढेगा। वह तो निढाल सा वहीं बैठ जाता है। उसे तो लगता है जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। संजना राजवीर को संभालती है। राजवीर प्लीज़, राजवीर होश में आओ, क्या कर रहे हो, हम कॉलेज में हैं। राजवीर को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। राजवीर ज़ोर से चीखता है। सब उसको देखने लग जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया है। राजवीर वहाँ से निकल जाता है। संजना भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। पागलों की तरह सड़कों पर चलता है। संजना उसे आवाज़ लगाती है, पर वह कुछ भी नहीं सुनता। सीधा अपने घर आ जाता है, अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा लॉक कर लेता है। संजना भी उसके पीछे पीछे आती है। रानी जी संजना को देख, यह लड़की कौन है जो मेरे बेटे के पीछे पीछे आ रही है, और राजवीर ऐसे रूम में क्यों गया? वह भी पीछे उसके रूम की तरफ जाती है। रानी जी बोली, संजना से, तुम कौन हो और तुम ऐसे मेरे बेटे के पीछे क्यों आई हो, और राजवीर ऐसे क्यों आया है, क्या हुआ है? संजना बोली, नमस्ते आंटी जी, मैं संजना हूँ, मैं राजवीर की दोस्त हूँ। इसको पता चला है कि सिया शहर छोड़कर चली गई है। इसे छोड़कर चली गई है तो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वह सीधा घर आ गया है। मुझे डर लग रहा था कि वह कुछ कर ना ले, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे आ गई हूँ। रानी जी संजना को देखती है। वह देखते ही समझ जाती है कि उसको मेरे बेटे की कितनी फिक्र है, और एक लड़की वह है जिसे मेरा बेटा इतना प्यार करता है और वो उसे छोड़कर चली गई है। रानी जी को सिया पर बहुत गुस्सा आता है। वह राजवीर को कसम देकर दरवाज़ा खुलवाती हैं। राजवीर दरवाज़ा खोलता है। रानी जी बोली, यह क्या हरकत है? एक लड़की की वजह से तुम ऐसी हरकत कर रहे हो? तुम्हें अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है? जो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, और हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमको हमारी कोई भी फिक्र नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मॉम। तो फिर कैसा है बेटा? और वह कुछ नहीं बोलता और अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोता है। रानी जी देख नहीं पाती, उनका बेटा इतना तड़प रहा है। वो सबसे ज़्यादा प्यार राजवीर से करती हैं, इसी वजह से उन्हें सिया पर बहुत गुस्सा आता है। रानी जी और संजना जैसे तैसे राजवीर को समझा बुझा कर सुला देते हैं। इतना रोने की वजह से राजवीर को भी नींद आ जाती है और वह सो जाता है। दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। दोनों को ही राजवीर की बहुत चिंता होती है। संजना कोई बुरी लड़की नहीं है, पर वह भी राजवीर से प्यार करती है, इसलिए वह सिया के बारे में पूरा सच राजवीर को नहीं बताती है। इधर 2 महीने में सिया की हालत बद से बदतर होती जाती है। इन 2 महीनों में सिया के दादाजी भी चल बसे थे। उनके बाद सिया की और हालत खराब हो जाती है। मालती जी और काव्या दोनों सिया को नौकरानी बनाकर रखते हैं। सिया चुपचाप सब सहन करती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। उसे राजवीर की भी याद आती है कि वह कहाँ है, कैसा होगा, उसे मैं याद भी हूँ या नहीं। उसे पता नहीं क्यों उम्मीद होती है कि अगर वह होता तो आज उसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, पर उसे ऐसा लगता है कि कितने दिन हो गए हैं उसने पता करने की कोशिश नहीं करी। शायद वह ऐसे ही सिर्फ टाइम पास करना चाहता था, उसे मुझसे प्यार नहीं था। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिया भी राजवीर को पसंद करने लगी थी, पर वह कभी मानती नहीं थी। वीरेंद्र जी बोले, मालती तुम्हारा भाई कहाँ है?
क्यों, मेरे भाई से तुम्हें क्या काम है? तुम तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो ना? हाँ, नहीं करता हूँ उसे पसंद। शराब पीना, आवारागर्दी करना, घूमना, जुआ खेलना, अय्याशी करना, यही सब उसके काम हैं। तो उसका नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। मालती जी हैरानी से बोली, क्या? हाँ, मैं उसकी शादी सिया से करवाऊँगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं है? मैं मेरे भाई की शादी उस चुड़ैल से करूँगी? हरगिज़ नहीं, वह मेरे भाई के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इतने दिन में तो मुझे समझ में आ गया है कि सिया कितनी समझदार है। हालांकि मुझे वह पसंद नहीं है, पर इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं है, पर इसमें हमारा ही फायदा है। वह कैसे? क्योंकि पिताजी ने आधी प्रॉपर्टी सिया के नाम करी है। उससे हम जब तक अपने नाम नहीं करवा सकते तब तक उसकी शादी ना हो जाए, इसलिए मैं उसकी शादी तुम्हारे भाई से करवा लूँगा। तब तो हमारी प्रॉपर्टी भी हमारे पास ही रहेगी। मालती जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हाँ, यह सही रहेगा। सिया से बिना पूछे उसकी शादी की बात पक्की कर देते हैं। मालती जी सिया की फ़ोटो भाई को भेजती हैं। अपने भाई को फ़ोन लगाकर बोलती हैं कि भाई, मैंने तेरे लिए लड़की देखी है, तुझे कैसी लगी? तू शादी करेगा ना? मालती जी का भाई बोला, हाँ क्यों नहीं, इतनी सुंदर पटाखा है, कोई गधा ही होगा जो इससे शादी करने से मना करेगा। ज़्यादा उड़ो मत, ये शादी बस थोड़े दिन की है, उसके बाद मैं भी तुम्हारा इससे तलाक करा दूंगी। मेरे को यह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मालती जी ऐसा बोलकर फ़ोन रख देती हैं। इधर मालती जी का भाई कहता है, तुम्हें पसंद हो या ना हो बहना, मुझे तो पसंद आ गई है। अब तो इसे गज्जू से भगवान भी नहीं बचा सकता है। मालती जी और वीरेंद्र जी दोनों सिया के कमरे में जाते हैं। सिया दोनों को अपने कमरे में देखकर चौंक जाती है। आप दोनों यहाँ? यह मेरा घर है, हमारी मर्जी हो हम कहीं भी आ जा सकते हैं। सिया कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप नीचे नजरें कर लेती है। हमने तेरी शादी पक्की कर दी है, 10 दिन बाद तेरी शादी है। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि उसे अब जीवन से कोई उम्मीद ही नहीं होती है। वीरेंद्र जी कुछ पैसे उसके मुंह पर फेंकते हैं और बोलते हैं, जाकर अपने लिए ढंग के कपड़े खरीद लेना जो शादी में पहन सके। सिया कुछ नहीं बोली और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सिया को बहुत रोना आता है, वो खूब रोती है, कहती है दादी को भी बता नहीं सकती, दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका अब कोई सहारा नहीं है। वह किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह प्यार नहीं करती। वो सोचती है इस शादी करने से अच्छा तो है कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ। सिया रोते रोते यूं ही सो जाती है। दूसरे दिन सिया मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाती है। उसके शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं रहती है, चेहरे पर कोई भाव भी नहीं थे, बस चुपचाप सड़क पर सब्जी के थैले लिए चलती जा रही थी। कहाँ जा रही है उसे होश ही नहीं था। सिया सड़क पर चलती रहती है, तभी एक गाड़ी उसके सामने आ जाती है और उसे टकराने ही वाली होती है कि ब्रेक लगा देती है। सिया गाड़ी की तरफ देखती तक नहीं है, बिना कुछ बोले चली जाती है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वह अभी किसी गाड़ी से टकरा जाती, उसका एक्सीडेंट हो जाता। गाड़ी में बैठा हुआ इंसान तो सिया को देखकर एकदम से जम जाता है। उसे तो समझ में नहीं आता क्या सच में उसने अभी सिया को देखा है। वह गाड़ी से बाहर निकलता है, वह उसके पीछे पीछे जाता है। सिया तो बस आगे आगे चलती जाती है, वह पीछे से आवाज़ भी लगाता है। सिया तो रुकती ही नहीं और चलती जाती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वह खुद भी नहीं जानती और एक बड़े से घर में चली जाती है। राजवीर उसके पीछे जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह किसका घर है। शायद हो सकता है उसके रिश्तेदार का घर हो, पर वो इस घर को जानता है, वो यहाँ आया हुआ है। राजवीर को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। राजवीर मन में, सिया तो शहर में नहीं थी, उसने तो शहर छोड़ दिया था, पर अब वो यहाँ, वो भी ऐसी हालत में। कहीं ऐसा तो नहीं कि संजना झूठ बोल रही थी? नहीं, मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? वह जानती है कि मैं सिया से कितना प्यार करता हूँ। शायद सिया वापस आ गई होगी और उसे देखकर लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ है, वरना सिया की ऐसी हालत। खड़े खड़े सोचता है कि मैं अंदर जाऊँ या नहीं, क्या करूं, समझ नहीं पाता। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले यहाँ के बारे में पता करता हूँ, उसके बाद ही अंदर जाऊँगा। और वह वापस घर आ जाता है। अपने घर पहुँचता है तो संजना और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं। राजवीर बेटा कहाँ गए थे तुम? रानी जी पूछती हैं। राजवीर कुछ नहीं बोला, अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। हाय राजवीर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? संजना ने कहा। संजना को देखता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है था कि
संजना को वो देखता है तो वो सोचने लगता है कि संजना ने सच कहा था या झूठ। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सिया दे सकती थी। उसे बस सिया से बात करनी थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे अकेला रहना है। राजवीर रुको 1 मिनट। राजवीर रुक जाता है। मैंने तुम्हारी और संजना की शादी तय कर दी है। राजवीर रानी जी को देखता है। राजवीर बेटा, जो चला गया है तुम उसके लिए क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? संजना भी तुमसे प्यार करती है, वह तुमको बहुत खुश रखेगी। राजवीर कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। राजवीर कभी नहीं मानेगा, संजना ने कहा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, मैं उसे मना लूँगी, रानी जी बोली। राजवीर अपने रूम में अपना सीक्रेट कमरा खोलता है, सिया की तस्वीर को देखता है, उसकी तस्वीर से बात करता है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हें देखकर लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। मैं पता लगाऊंगा। थोड़ी देर बैठे बैठे सिया की तस्वीर को देखता है, फिर किसी को फ़ोन लगाता है। हेलो, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, एक लड़की की फ़ोटो भी भेज रहा हूँ। मुझे एड्रेस के बारे में और लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वह सामने से बोलता है, ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कल तक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। पर राजवीर को इतना इंतज़ार नहीं होता है। राजवीर खुद पता लगाने की कोशिश करता है। राजवीर फिर से उस घर के पास वापस आता है पर कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर ऐसे ही आसपास के चक्कर लगाता है, साथ ही मोहल्ले के चक्कर लगाता है, पर किसी से कुछ पता नहीं चलता है। क्या करूं, इंतज़ार करूं, क्या करूं? ऐसा तो नहीं वापस शहर छोड़कर चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। रात के 9 बज जाते हैं और राजवीर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे छत पर परछाई दिखाई देती है। वो देखकर रुक जाता है। फिर वह देखता है, अरे यह तो सिया है। सिया चुपचाप छत रेलिंग से टिक कर खड़ी रहती है, बस शून्य भाव से एक तरफ देखे जाती है, जैसे उसे कोई होश ही नहीं है। राजवीर बोला, यह मेरी सिया तो नहीं है। माना मेरी सिया शांत स्वभाव की लड़की है, पर यह लड़की तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जिंदा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लाश खड़ी हो। क्या हुआ है सिया के साथ? मुझे जानना है, मुझे अभी जानना है। राजवीर चुपचाप बंगले में एंटर कर जाता है। आसपास में कोई भी नहीं होता है। वह जैसे तैसे करके बंगले की छत पर चढ़ जाता है। वह धीरे धीरे सिया के पास में आता है और सिया के पास में आकर खड़ा हो जाता है। सिया को तो जैसे कोई होश ही नहीं रहता है कि उसके पास में कौन खड़ा है। वो सिया को आवाज़ लगाता है, सिया सिया। सिया अपनी ही धुन में खोई होती है। राजवीर सिया के कंधे पर हाथ रखता है। सिया एकदम से होश में आ जाती है। सिया राजवीर को अपने सामने देखकर एकदम से चौंक जाती है। राजवीर, तुम यहाँ तुम यहाँ कैसे आए? राजवीर तो कुछ बोलता ही नहीं है और सीधे सिया को गले से लगा लेता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि सिया उसके सामने है। वह इतने महीनों से सिया का इंतज़ार कर रहा था। सिया को सामने देखकर वह अपने आप पर से कंट्रोल नहीं कर पाता और सिया को गले लगाता है। सिया तो एकदम जैसे जम जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता है। सिया, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, तुम्हें कितना याद करा है। मेरा एक एक दिन कितनी मुश्किल से गुजरा है, वह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? ऐसे बिना बताए क्यों चली गई थी? सिया राजवीर को खुद से दूर करते हुए बोली, राजवीर, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम प्लीज़ जाओ राजवीर। सिया, प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मैं ही जानता हूँ कि मुझ पर क्या बीती है इतने दिनों में। सिया को समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि राजवीर बस टाइम पास कर रहा है। पर राजवीर के आंखों की तड़प, उसके आंसू सिया को यकीन दिलाने पर मजबूर करते हैं कि राजवीर सच में उससे प्यार करता है। राजवीर, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? सिया ने पूछा। राजवीर हैरानी से बोला, तो तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ जो मैं कब से बोले जा रहा हूँ? पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ राजवीर, तुम चले जाओ यहाँ से, सिया ने कहा। तो यही बात मेरी आंखों में देख कर बोलो, राजवीर ने कहा। प्लीज़ राजवीर, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाओ। चला जाऊँगा सिया, मैं चला जाऊँगा हमेशा के लिए, पर पहले मेरी बात का जवाब दो। जब तक मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सिया, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो सिया। मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती राजवीर, यह हक मेरे पास है ही नहीं कि मैं किसी से प्यार करूं। तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। राजवीर बोला, क्यों नहीं हक है तुम्हें किसी से प्यार करने का? तुम किसी से प्यार क्यों नहीं कर सकती हो?
तभी मालती जी की आवाज़ आती है, कहाँ मर गई है रानी साहिबा। वह छत की तरफ ही आती हैं। सिया राजवीर को छत के साइड में छुपा देती है। तभी मालती जी ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ खड़ी हो महारानी, नीचे इतना सारा काम पड़ा है, वह कौन करेगा? तेरा मरा हुआ बाप आकर करेगा। सिया अपनी नज़रें नीची किए हुए बोलती है, बस आ ही रही थी मम्मी। मालती जी गुस्से से बोलती हैं, 1000 बार समझाया है कि तू मुझे माँ नहीं बोलेगी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जिसकी मैं माँ थी, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता था, वह अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू बस मेरे बेटे की कातिल है और कोई नहीं। सिया ने कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है, मैं शिबू की कातिल नहीं हूँ माँ, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं करा। तभी मालती जी की तेज चटाक की आवाज़ सिया के गाल पर पड़ती है, खबरदार, जो मेरे बेटे का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से जल्दी आ जा, देर हो रही है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और वह कहते हुए नीचे चली जाती हैं। यह देखकर राजवीर को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर निकलने को होता है पर सिया उसे आंख से इशारा करके मना कर देती है। राजवीर चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता है। मालती जी जैसे ही जाती है, राजवीर बाहर आता है। राजवीर बोलता है, तुमने मुझे मना क्यों किया? कौन है वह? वह तुम्हारी माँ है? माँ ऐसी होती है क्या? तुम्हारी माँ ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी और तुम्हें कातिल क्यों बोल रही थी? मैं सब तुम्हें बताऊंगी राजवीर, मैं सब बताऊंगी, प्लीज़ तुम यहाँ से अभी जाओ। नहीं, आज मुझे यहाँ से कोई भी नहीं जाने को बोल सकता। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। सिया जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, राजवीर रेलिंग के पास चला जाता है और बोलता है, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। सिया दौड़कर राजवीर के पास आती है। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ आज तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं सिया, बहुत हुआ, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, अब अगर तुम मुझे पूरा सच नहीं बताओगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सिया समझ जाती है कि आज राजवीर अपनी जिद पर आ गया है, वो बिना सच जाने यहाँ से नहीं जाएगा। सिया राजवीर को कहती है, तुम सच जानना चाहते हो ना, तो सुनो। क्या है सिया के अतीत का सच? ये शिबू कौन था? क्या राजवीर सिया को इस दलदल से निकाल कर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर पाएगा? क्या सिया की शादी गज्जू से होने से राजवीर रोक पाएगा? उसकी मम्मी और पापा का नया षड्यंत्र क्या होगा? क्या राजवीर और सिया के बीच गज्जू भी एक बड़ी मुसीबत बनकर आएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।